आजकल तो हम बच्चा पैदा होने से पहले ही जानकारी उसकी कर सकते हैं, बच्चा नॉर्मल है या प्रॉब्लम है। ये आपके दर्शकों को समझा दीजिए। उसके पाँव मुड़े हुए हैं तो ये ऑपरेशन वो ऑपरेशन नहीं, हम नहीं करना चाहिए। टर्मिनेशन को बुरा नहीं माना। वेलकम टू एक्साइटिंग इंटरव्यू। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर एनी क्यू हसन, जो एक शानदार जेनेटिसिस्ट हैं, जिनके पास 38 साल का बेहतरीन एक्सपीरियंस है। डॉक्टर हसन के साथ आज हम समझेंगे कि कैसे हमारी जेनेटिक्स हमारी हेल्थ को और फ्यूचर को शेप करती है, और साथ ही कैसे इनसे जुड़ी बीमारी को समझकर जिंदगी के बड़े बड़े फैसलों को हम अच्छे से ले सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे आधान चैनल में। तो सबसे पहले मैम मैं ये जानना चाहूंगी, ये जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स इंसानों में नहीं, जानवर में, झाड़ में, हर चीज में होता है। जो भी चीज जो लिविंग है, जिसमें जान होती है, उसमें जीन्स होते हैं, डीएनए होता है जी। ये उसमें सारे इंफॉर्मेशन होता है जो एक भरपूर ऑर्गेनिज्म, यानी चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे इंसान हो, जी। उसमें हर चीज, सांस लेने का, जो खाना है उसको यूटिलाइज करने का, हर चीज के लिए जीन्स चाहिए होते हैं जी। और ये जीन्स हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। ओके। और ये जीन्स पेरेंट से बच्चों तक जाते हैं। तो चाहे वो एक सेल बैक्टीरिया का हो और मल्टीपल बने, तो वो बच्चे हैं बैक्टीरिया के, तो उनको भी वही सब इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो जैसा कोरोना वायरस था तो आरएनए का था, वही आरएनए हर वायरस में आता था जो हजारों लोगों को दुखी किया। बिल्कुल। उसी तरह जो जीन्स होते हैं वो हमारी पूरी पर्सनालिटी से लेकर हमारे जिंदगी भर में जो जो बीमारियां आएंगी, सब चीज उसमें लिखी होती है। ओके। और ये हमें माता पिता से मिलते हैं। माता पिता से मिलते हैं, ऑफ कोर्स। माँ से एग यस। और फादर से स्पर्म। बिल्कुल। ये फादर का और मदर का डीएनए या जीन्स मिलके एक बच्चा बनता है। जी। और ये इसके हर सेल में, क्योंकि एक सेल से शुरू होता है, फिर मल्टीपल सेल्स जो आते हैं, हर एक में वही इंफॉर्मेशन आता है। और जिससे, इसीलिए जब कोई बच्चा पैदा होता है तो सब में पहले लोग क्या कहते हैं, अरे इसकी नाक माँ की तरह है, इसकी आँख बाप की तरह है। बिल्कुल। क्योंकि माँ बाप मिलके, और ना सिर्फ माँ बाप को अपने माँ बाप से मिला है, तो उनके भी तो नानी दादी के भी कुछ चीजें आती हैं बच्चों। तो इसी तरह जो भी विरासत में चीजें मिलती हैं जी, वो हम थ्रू जीन्स और जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस, ठीक है। बट कभी कभी बहुत दूर के रिलेशन में भी जाके कैच कर जाती हैं, अरे ये तो परदादा पे चली गई है। हाँ बिल्कुल। माँ बाप को भी छोड़ देते हैं वो। बिल्कुल। तो इसलिए कि वो एक जीन्स का एक पूल होता है जी। और वो हर बच्चे में अलग होता है। ओके। ट्विन्स में, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स में ज्यादातर सिमिलैरिटी होती, नहीं तो वैसे हम सब यूनिक हैं, सब अलग हैं। हाँ। है ना। तो सब में कुछ ना कुछ तब्दीली होती है, वेरिएशन होता है जी। और कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होती है। जी। अच्छा, जीन से क्या बीमारी का भी पता लगा पाते हैं कि बच्चे को ये बीमारी हो पाएगी या नहीं? बिल्कुल। जीन से कई बीमारियां हो, जैसा कि हम डायबिटीज हो, या बाज लोगों को, बाज बच्चों को दूध पीते ही उल्टी होती है तो लैक्टोज इंटॉलरेंस है जी। या कोई किसी को स्किन में ये कलर नहीं आता, एल्बिनो होते हैं। हाँ। देखे होंगे आप, वो वाइट जो होते हैं। ये सारी बीमारियां जेनेटिक से होती है, जीन से होती है। ओके। हर इंसान में 20 से 22 हजार जीन्स हैं। ओके। और उसमें से कई हैं हमारी जो हड्डी बनाती हैं, कोई हमारे स्किन का कलर देखती हैं, कोई हमारी इंटेलिजेंस के लिए होती हैं, कोई दांतों का शेप, हर चीज जीन्स से रिलेटेड है। और अगर ये जीन्स में ऐसी चेंज आए कि वो नॉर्मली फंक्शन ना कर सके तो बीमारी होती है। तो कई बीमारियां जेनेटिक होती हैं, कई बीमारियां इन्फेक्शन से होती हैं। ओके। लेकिन इन्फेक्शन वाली बीमारी भी हर एक को नहीं होती। कोरोना हमको बता गया है कि एक इन्फेक्शन किसी के लिए जानलेवा है तो किसी को खाली खुशबू नहीं आ रही, हाँ बस, या मुंह के जबान का मजा चला टेस्ट गया। चला गया। हाँ।
या किसी को सांस बढ़ गई, तो वही एक वायरस सबको अलग अलग क्यों बिहेव कर रहा था? इसलिए कि हमारा जो इन्फेक्शन से लड़ने का मादा है वो सबका अलग है। तो इसीलिए इन्फेक्शियस बीमारियों में भी जेनेटिक बेसिस आता है। जीन्स क्या होते हैं और ये हमारे ट्रेड्स को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं स्पेशली? वो डीएनए जो है उसके हिस्सों को हम जीन बोलते हैं। ओके। कई टुकड़े ऐसे कई हिस्से होते हैं, ऐसे 20 से 22 हजार होते हैं हमारे एक सेल में जी। अगर ये हमारे हाइट के लिए है तो एक FGFR जीन है, उसमें अगर कोई म्यूटेशन आए तो आप देखते होंगे छोटे कद के लोग होते हैं, ड्वार्फ जिसको हम बोलते हैं, वो एक जीन के चेंज होने से उनकी हाइट ऐसी हो जाती है। जो भी जीन्स होते हैं वो ट्रेट्स यानी कि हाइट, वेट, ओबेसिटी, आई का कलर, शेप, जैसे कि आप देखेंगे आँख का जो शेप होता है या नाक का शेप होता है, यूरोपियंस का अलग रहता है, चाइनीज का अलग होता है, हिंदुस्तानियों का अलग होता है, साउथ इंडियंस का अलग रहता है, नॉर्थ का। तो ये सब क्यों है? क्योंकि ये हम लोग रीजनली इवॉल्व हैं और हमारे पास सर्टेन जीन्स है। तो जो इसको हम ट्रेट्स कहेंगे कि कर्ली बाल है जी, ठीक है, रंग आपका कैसा है जी। किसी का रंग गोरा होता है, काला होता है या मध्यम होता है, हाँ। ये सारे को ट्रेट्स कहते हैं जी। ये जीन से एसोसिएटेड हैं। ओके। और यही जीन से एसोसिएटेड बीमारियां भी हैं। ठीक है, इसी से सारी बीमारियां होती हैं। बीमारियां भी हैं। हमेशा स्कूलों में देखा है किताबों के अंदर डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से रहता है, ऐसा क्यों? एक बार मैं स्ट्रक्चर जानना चाहती हूँ। अच्छा, सीढ़ी आपकी लकड़ी के बजाय रोप की हो, रस्सी की हो, तो आप उसको ट्विस्ट कर दें, हाँ, तो डीएनए वैसे ही है। ओके। तो एक्चुअल क्या बॉडी के अंदर ऐसे ही रहता है? बिल्कुल अंदर रहता है, लेकिन इतना छोटा रहता है कि आप देख नहीं पाते। तो वो सेल के अंदर होता है, तो वो सेल, एक सेल खुद इतना छोटा होता है कि आप देख नहीं पाते, तो आपको माइक्रोस्कोप चाहिए जी। और उसके अंदर भी एक न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर डीएनए होता है। ओके, ये जेनेटिक्स और हेरिडिटी के कॉन्सेप्ट की शुरुआत कब हुई थी? ये देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं जेनेटिक्स बहुत नई साइंस है। हाँ। लेकिन मेरे ख्याल में जेनेटिक्स जो साइंस है वो बहुत पुरानी है, जब हमारा सिविलाइजेशन शुरू हुआ। क्योंकि इंसान को जब ये सोचने लगा कि ये जो मैं फल खा रहा हूँ और उसके बीज से एक पौधा निकलेगा, झाड़, और वही फल मिलेगा हमको, तो वो जेनेटिक्स की शुरुआत है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो पूरा सिविलाइजेशन जेनेटिक्स की शुरुआत से हुआ जी। उसके बाद वो लोग देखने लगे कि कौन से जानवर अंडा दे रहे हैं जो हम खा सकते हैं जी। तो वही जानवरों को पाला ताकि हम रह सकें एक जगह। तो वो जेनेटिक्स एक सिविलाइजेशन के साथ पनपती हुई साइंस है। ओके। ये सब समझने की सलाहियत हमको बहुत बाद में मिली, 1900s में। एक मॉन्क थे ऑस्ट्रिया में, मेंडल। ओके। वो देख रहे थे अपने गार्डन में, जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, वो देख रहे थे अपने गार्डन में मटर। ओके। मटर को देख रहे थे और सोचते थे कि बाज मटर के जो फली होती बिल्कुल स्मूथ होती, बाज देखते ही ऐसा नजर आती कि ऐसा उसके अंदर के बीज है। बाज में पर्पल कलर के फूल हैं, बाज में सफेद फूल हैं। ओके। तो ये सब डिफरेंसेस क्या हैं और कहाँ से आ रहे हैं? जी जी। बाज बेल मटर की बहुत लंबी है और बाज बड़े छोटे छोटे झाड़ों में फल लग रहा है जी। तो ये सब सोचते सोचते उन्होंने जीन्स और डीएनए तो उन्हें पता नहीं थे, लेकिन वो हेरिडिटरी यूनिट बोलते थे उसको। ओके। कि जो इनहेरिट जो आ रहा है, तो उन लोग वो क्या करते थे, दो छोटे झाड़ों के फूलों को वो करते थे फर्टिलाइज, हाँ। और वो सीड उगाते थे और देखते थे क्या आ रहा है। ओके। वहां से शुरू हुई जेनेटिक्स का वो और बुनियाद। तो इसीलिए एज अ साइंस हम 1900 से जेनेटिक्स को जानते हैं। ओके।
लेकिन मेंडल को भी ये नहीं पता था कि वो आखिर क्या चीज़ है जो सीड्स में से जा रही है। ओके। तो ये हमको कई साइंटिस्ट के काम से, और फाइनली 1953 में वॉटसन और क्रिक ने बताया कि जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। ओह, ओके। तो देखिए इतने, फिर उसके बाद 2003 में जितना डीएनए था एक ह्यूमन में, उसका पूरा सीक्वेंस कि उसमें क्या है वो पता हुआ। और 2014 के बाद ये हम ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हॉस्पिटल्स में फॉर हेल्पिंग पेशेंट्स, फैमिलीज एंड। अब मैम एक डीएनए के थ्रू कितनी बीमारियां पता लगा सकते हैं? देखिए, अगर हम मानते चलें कि 20,000 जीन हैं, तो 20,000 जीन, हर जीन एक प्रोटीन को करता है। ओके। तो 20,000 प्रोटीन्स में अगर कोई ना कोई, अगर कहीं भी प्रॉब्लम आए तो वो बीमारियां तो हम देख ही सकते हैं। देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। 20,000। उसके अलावा कनेक्शन की वजह से होता है कि ये जीन और ये प्रोटीन बनाए, लेकिन ये प्रोटीन, जैसा अगर मसल में प्रॉब्लम है तो मसल हड्डी पे जुड़ता है, बिल्कुल। तो हड्डी को भी इफेक्ट करेगा, तो बीमारी बढ़ जाती है। तो हम जीन तो एक है, लेकिन प्रॉब्लम आपको 2-3 जगह दिख सकता है। वही मसल आपके हार्ट को भी इफेक्ट कर सकता है, तो कार्डियक का आप देख सकते हैं। तो बीमारियां बहुत सारी देख सकते हैं आप, डिपेंडिंग ऑन वो जीन का क्या रोल है। हड्डी बनाने में है, रग बनाने में है, दिमाग में है, या फंक्शनिंग में है, या गुर्दा फंक्शन करने में है। तो कई बच्चे पैदा होते हैं जिसको पैदाइशी हार्ट की प्रॉब्लम होती है। हाँ, और किसी बच्चे को जन्म से ही दिल में छेद होता है। करेक्ट, दिल में छेद होता है, या वो दिल से जो वेसल्स निकलती हैं, नसें निकलती हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम होते हैं। तो वो सब बीमारियां आजकल तो हम बच्चा पैदा होने से पहले ही जानकारी उसकी कर सकते हैं। मैम, पैदा होने से पहले जानकारी कर सकते हैं जैसे आपने बताया, क्या तब कि जब माँ कुछ महीने की प्रेग्नेंट होती है, 1 महीने 2 महीने, या फिर प्रेगनेंसी की पहले भी टेस्ट कर सकते हैं उस बच्चे की कि बच्चा कैसे होगा, सही होगा या नहीं? सवाल में 2 सवाल हैं। एक सवाल ये है कि क्या जब बच्चा पेट में है तो हम कब टेस्ट कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, तो उसका मैं पहले जवाब दूंगी। 12 हफ्ते का जब बच्चा होता है, 12 वीक, उसको हम एंटी स्कैन कहते हैं, और गायनेकोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड ये डिसाइड करें कि 12 हफ्ते का स्कैन बहुत ज़रूरी है। ये आपके दर्शकों को समझा दीजिए कि चाहे आपकी बहन को हो, भाभी को हो, या जानने वालों को, उनसे सबसे कहना कि 12 हफ्ते का स्कैन ज़रूर कराएं, क्योंकि वो स्कैन में आपको कई बीमारियों का पता चल जाता है उतना जल्दी। आप ज़्यादातर प्रेगनेंसी आप कंफर्म करते हैं 7 हफ्ते में, 6-7 हफ्ते में। हाँ, क्योंकि हाँ, आपका पीरियड मिस होगा, उसके बाद ही आप टेस्ट करेंगे। कंफर्मेशन 7-8 हफ्ते में होता है, हो जाता है। हाँ। 12 हफ्ते तक पूरा बच्चे का दिमाग, दिल सब बन जाता है। लिम्स भी आ जाते हैं छोटे छोटे। मैम, 3 महीने में सारा प्रोसेस हो जाता है? ये पूरा हो जाता है। उसके बाद फिर वो फंक्शनिंग शुरू करता है। तो हम 12 हफ्ते का एक स्कैन है जो बिल्कुल कुछ इन्वेजन के बजाय कर सकते हैं। और आजकल एक टेस्ट निकला है जिसको हम कहते हैं NIPT, नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग। उसमें क्या होता है, माँ का खून लेते हैं, बच्चे के अतराफ जो पानी होता है जिसमें बच्चा घूमता है, वो पानी लेते हैं। तो वो हम सेल्स निकालते हैं और उसमें ये बीमारी का टेस्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए 12 हफ्ते बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो अगला होता है वो 18 और 20-21 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको कॉमनली 4 और 5 महीना बोलते हैं। लेकिन हम डॉक्टर्स चाहते हैं कि आप हफ्तों में बात करें, क्योंकि 12 हफ्ते फर्स्ट ट्राइमेस्टर और 20 हफ्ते सेकेंड ट्राइमेस्टर। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर से पहले। अब सवाल ये है कि क्यों आप जल्दी पता करें। हाँ, बिल्कुल। जल्द से जल्द इसलिए पता करें ताकि
अगर हमको कुछ उसमें खराबी नजर लाए या कुछ प्रॉब्लम रहे तो वो बच्चा बहुत बड़ा होके औरत को टर्मिनेशन से प्रॉब्लम ना हो। तो हर कंट्री ने एक टाइम ड्यूरेशन सेट किया है और हिंदुस्तान में वो पिछले साल तक 21 वीक्स था, अब 24 वीक्स दिया है। हाँ, बढ़ा दिया गया है। बढ़ा दिया 6 महीना अप्रोक्स ना। हाँ, 24 वीक्स। ओके। तो 24 वीक्स से पहले अगर आपको पता चल जाए कि बच्चा नॉर्मल है तो वेरी गुड। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उस दौरान, इसीलिए हम अगर NT स्कैन और टीफा स्कैन सही टाइम पे कर लें तो हमारे पास वक्त रहता है और दूसरे टेस्ट करके कंफर्म करने का। ओके, ठीक है मैम। एक और सवाल था मेरा कि क्या जब माँ प्रेग्नेंट होती है तभी टेस्ट करते हैं? आपने पूरा प्रोसेस बताया, क्या प्रेगनेंसी से पहले भी टेस्ट कर सकते हैं? प्रेगनेंसी से पहले हम जब भी टेस्ट कर पाएंगे जब हम ये आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स यूज करें, क्योंकि हमको वो एग और स्पर्म फर्टिलाइज कहाँ होता है? अंदर होता है, बच्चेदानी में। बच्चेदानी में। पहले उसके यहाँ जो सेल्स डिवाइड होते हैं, तो जब वो 16 स्टेज का हो या कुछ, हम एक सेल उसका निकाल के टेस्ट करते हैं और अगर नॉर्मल है तो फिर उसको पेट में डालते हैं। ओके। लेकिन अगर नॉर्मल कंसेप्शन है तो वो फीटस प्लेसेंटा से यूट्रस में अटैच हो जाता है, तो हम निकाल के टेस्टिंग नहीं कर पाते। ओके। तो यूजुअली प्री नेटल मतलब प्रेगनेंसी होने के बाद ही करते हैं। ओनली इन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी हमारे पास वो सेल मिलता है जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं बाहर, बच्चा पेट में जाने से पहले। ओके, इसमें मेरे को एक बहुत ही एक सवाल आ रहा है जिसमें मुझे दुख हो रहा है, बस मैं पूछना चाहती हूँ कि जब पेरेंट्स को पता पड़ जाता है कि मेरा बच्चा एबनॉर्मल होगा और उन्हें अब उन्हें ये भी सहूलियत मिल चुकी है कि वो अबॉर्शन करा सकते हैं 6 मंथ के अंदर, फिर तो अगर उन्हें पता पड़ा कि उनका बच्चा नॉर्मल नहीं होगा वो तो अबॉर्शन करा लेंगे। तो देखिए, एक बात है, बच्चे की जान जाना। देखिए वही तो बात है कि बच्चे की जान कहाँ से शुरू होती है? क्या वो जब एक सेल है जब शुरू होती है या जब उसको होश आता है शुरू होती है? जब तक माँ बाप का हक है बच्चे पे, करेक्ट? तो माँ बाप, जब हम पैदा हुए तो हमारे माँओं को ये सहूलत थी नहीं। हाँ, बिल्कुल। तो वो पैदा होने के बाद ही पता चलता था। अब जैसा भी बच्चा हो, अगर चल ना पाए, बोल ना पाए, जैसा SMA में देखते हैं, कुछ हम टेस्ट नहीं करते थे, पैदा होने के बाद ही पता चलता था और उसके बाद जैसा भी हो, जैसा तैसा जो भी इलाज हो, पालते थे। अब ये सहूलत है कि अगर बच्चे में कुछ इशू है और आप समझते हैं कि हम नहीं कर पाते इसको देखभाल करना, या हम बच्चे को तकलीफ दे रहे हैं, हम भी तकलीफ उठा रहे हैं और बच्चे को भी तकलीफ दे रहे हैं, अगर आप ये सोचें तो आप टर्मिनेशन को उतना बुरा नहीं मानेंगे, करेक्ट? ओके, बट मैम जान आ जाती होगी उसमें 6 तो महीने के अंदर। जान तो आती है, लेकिन जान का सवाल ये है कि कब आती है? आप सुनते होंगे कि लड़की पैदा हुई तो कचरे में डाल दिया। हाँ, तो उसकी भी तो जान है, ऑफ कोर्स है। तो अनवांटेड प्रेगनेंसीज को तो बिल्कुल नॉर्मल है तो भी लोग टर्मिनेट कर रहे हैं, वो तो आपको पता है। हाँ, यंग लड़कियां हैं, अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी हुई या प्रेगनेंसी थी, बच्चा पैदा हुआ, हम उतना सोचे नहीं और वी हैव बिकम प्रेग्नेंट अगेन, अभी ये हम बच्चे को अभी तो दूध ही पिला रहे हैं और ये वो, तो दे आर टर्मिनेटिंग। तो उससे तो अच्छा है कि अगर कोई इशू हो, लेकिन ये आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है माँ के लिए, बाप के लिए, बच्चे के लिए नहीं। बच्चा मेरे जहन में जब ही वजूद में आता है जब वो खुद सोच सके, करेक्ट? ओके, ठीक है, बिल्कुल। उसको तो तब पता नहीं है, उसको जब क्या इतना भी है तो पता नहीं है, ऑफ कोर्स। तो आप ही उसको टेंड कर रहे हैं, आप ही उसको कर रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगी या मेरे लिए मुश्किल है जिस्मानी तौर पे और जहनी तौर पे अपने बच्चे को ऐसा देखना, जी बिल्कुल, बच्चे को तकलीफ, जब आप बच्चा
पेट में है जब उससे इतना लगाव है तो आने के बाद कितना होगा। और हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा परफेक्ट रहे, करेक्ट? हाँ, हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है। तो अगर उनको कंपैरिजन में ऐसा लगे कि हमारा बच्चा ये पूरे दुनिया में फेस नहीं कर पाएगा वेरियस चीज़ें, क्योंकि उसे वो मंदबुद्धि है या उसका हार्ट को प्रॉब्लम है, या हम उसको पैदा करके सीधा हम उसका ऑपरेशन कराने, उसके पाँव मुड़े हुए हैं तो ये ऑपरेशन वो ऑपरेशन नहीं, हम नहीं करना चाहते। तो ये राइट या हक हिंदुस्तान में, इंडिया में माँ बाप को दिया गया है जी। लेकिन एक टाइम तक, उससे के बाद उनका दैट इज द लॉ ऑफ द लैंड कि हम इससे आगे नहीं दे सकते हैं। तो इतना है। दूसरे मुल्कों में जहाँ वो नहीं है ये सहूलत, वो लोग तो प्रेगनेंसी कैरी करते हैं लेकिन उनकी तकलीफ उनको पता है कि भाई अब जैसे ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये इलाज। मैं इंग्लैंड में एक हमारे दोस्त थे, उनकी बच्ची पैदा हुई मल्टीपल डिसऑर्डर्स के साथ। पैदा होते ही नेसल फीडिंग, सक नहीं कर पाती थी, मसल फॉर्मेशन नहीं था, ना बैठ सकती थी ना उठ सकती थी। 6.5 साल वो लोग अस्पताल और घर, अस्पताल और घर। तो तब वो सोचते थे अरे अगर हमें पता हो जाता कि ये है तो ना हम बच्चे को तकलीफ देते ना खुद। तो अब ये सोचने की बात है, हर इंसान अपने दिमाग से सोचता है या अपने तजुर्बे से सोचता है या अपने रिलीजन की वजह से सोचता है कि भाई ये करना गुनाह है। जैसा अगर मुसलमान है बोलेंगे नहीं हम अबॉर्शन नहीं करते, अबॉर्शन नहीं कराएंगे। लेकिन वैसे भी मैं जानती हूँ कि वो लोग भी कहते हैं कि भाई हमको अल्लाह ने ये रास्ता दिखाया तो हम क्यों नहीं करें। तो अलग अलग लोग अलग सोचते हैं, अलग अलग सोच विचार है। तो हिंदुस्तान में आपको आज़ादी है सोचने की और ये डिसीजन लेने की, लेकिन इट हैज़ टू बी सेफ फॉर द मदर। तो इसीलिए वी डोंट परमिट टिल वेरी लेट इन प्रेगनेंसी। ओके, जैसे कि आपने बोला जेनेटिक टेस्ट किसको करना चाहिए, आजकल जो टेस्टिंग की ये चांसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लोग अवेयर होते जा रहे हैं कि जेनेटिक क्या है, हमारा बच्चा बेकार ना हो या इस तरह ना हो। जैसे आपने बताया कि आपके पास कपल आए थे, ठीक है, शादी नहीं हुई ना उनकी, बिना शादी के वो लोग इतना है कि सिक्योर देख रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो ये कितने % चांसेस ज़्यादा बढ़े हैं लोगों के अंदर ये वाली अवेयरनेस को लेकर, लाइक कितने एजुकेटेड पीपल और कितने इरिटेट पीपल हैं इनमें, संख्या? इसमें देखिए, अगर आप PhD इन लिटरेचर भी हो, जेनेटिक्स के बारे में आपको मालूम होना ज़रूरी नहीं है, करेक्ट? ऑफ कोर्स। लेकिन आजकल बिकॉज ये गूगल है और ऑनलाइन ये बहुत बातें आते जा रही हैं, कई लोग जेनेटिक टेस्ट करने तैयार हैं। वो और टेस्ट के दाम भी कम हो गए। जब 2014 में शुरू हुआ तो एक एक टेस्ट 40,000 का होता था, अब 12-15 हज़ार का होता है। एक MRI जैसा लोग कराते वो वैसे करा लेते हैं जी। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि वो टेस्ट हम क्यों करा रहे हैं, इससे हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ये इन्फॉर्मेशन से हम क्या करेंगे हमारे के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए या हमारे आने वाले बच्चे की ज़िंदगी में क्या फ़ायदा है जी। अगर मुझे कुछ कार्डियक इशू है या मुझे कुछ ऐसी बीमारी है जो मुझे 70 साल के बाद आने वाली है, जैसे एल्जाइमर्स या हंटिंगटन्स, ये बीमारियां क्या मैं अपने बच्चों को पास कर दूं? मुझे तो होने ही वाली है, लेकिन मैं क्या अपने बच्चों को ये, इसलिए कि बहुत से माँ बाप को गिल्ट भी होता है कि अरे हमारे था ये जीन और हमने अपने बच्चों को बेकार दे दिया, उससे तो हम या तो बच्चा नहीं पैदा करते या तो टेस्ट करा लेते। मैं जानना चाहती हूँ, एक केस है जो मैं बताना चाहूँगी, मैंने अपने एक कॉलीग से डिस्कस किया था। उन्होंने बोला कोई परिवार, मतलब बहुत दूर की फैमिली है, उसके बाद वो उनके साले को हुआ है, और साले को भी कब हुआ, जब 15 साल का बच्चा हो गया, उसके बाद वो धीमे धीमे इफेक्ट कर रहा है उसको। ऐसा क्यों, इतना लेट? वो भी देखिए, जेनेटिक बीमारी जो होती है वो जीन में जो चेंज है वो तो पैदाइशी रहता है जी, लेकिन सिम्टम्स उसके अलग अलग टाइम पे आते हैं। लेकिन कई बीमारियां जो उसके बाद भी होती हैं जो जेनेटिक है,
तो जीन तो है ओके, पहले से ही, लेकिन एक्सप्रेशन उसका लेट और उसके सिम्टम्स सब लेट होते हैं। बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल बीमारियां, स्पाइनोसेरेब्रल अटैक्सिया, जिसमें मेरे पास माँ बाप आते हैं कि हम समझ रहे थे कि हमारा बच्चा पीने लगा है, चाल उसकी अजीब हो रही थी ये वो, लेकिन वो पीने से नहीं, अटैक्सिया उसका नर्व्स, स्पाइन के जो होते हैं वो नर्व्स इफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से उसकी वॉक पहले अनस्टेडी होती, फिर चल नहीं पाता और फिर निगल नहीं पाता, ओके, स्वॉलोइंग में प्रॉब्लम होता, कभी आईज के नर्व्स इफेक्ट होते, तो प्रोग्रेसिवली प्रॉब्लम्स होते हैं। ओके, तो जेनेटिक बीमारियां जिंदगी के कोई भी हिस्से में सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसा कैंसर मैंने बताया जी, ब्रेस्ट कैंसर बेबी में तो नहीं आता, इट कम्स लेटर, कि भाई 30 साल में 40 साल में आए। और उससे रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो एल्जाइमर्स, पार्किंसन, ओके, हंटिंगटन, ये सब न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हैं, लेकिन 60 साल के बाद आती है। 60 साल के बाद आता है। 60-70। ओके, एक सवाल मेरा, अगर माँ बाप को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेनेटिक्स पीढ़ी दर पीढ़ी आती है, अगर मैं बात करूँ अपने डैडी की, तो मेरे परदादा को होनी चाहिए, फिर मेरे दादा को होनी चाहिए, फिर मेरे पापा को, क्या ऐसा है कि बीच के कुछ जनरेशन में गैप हो जाता है कि उनमें नहीं आएगी? बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं कि पूरे जनरेशन्स में नहीं आती, क्योंकि एक अच्छा और एक खराब जीन हो सकता है, दो आएंगे तभी कोई खराबी आएगी, हर बार दो तो नहीं आते। ओके, तो इसीलिए भाई बहनों में भी सारे भाई बहनों को तो प्रॉब्लम नहीं आता, किसी एक को आता है, बिल्कुल, क्योंकि चांस है वो कौन से जीन। तो ये जो रिकरेंस रिस्क, जैसे आप बोल रहे हैं कि फैमिली, वो फैमिली हिस्ट्री लेके चांसेस क्या हैं ये बीमारी के आपके फैमिली में आने के, ये बताते हैं जेनेटिक काउंसलर्स। ओके, जेनेटिक काउंसलर्स वो प्रोफेशनल्स हैं, वो स्पेशलिस्ट हैं जो डीएनए, इनहेरिटेंस, फैमिली हिस्ट्री, ये सबसे आपके रिस्क्स बताते हैं और बताते हैं कि कौन सा टेस्ट करने से आपको पता चलेगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक है, अगर एक बच्चे को हो गया, एबनॉर्मल बच्चा हुआ, और वो दूसरे बच्चे की प्लानिंग करेंगे, ऑफ कोर्स पेरेंट्स करते हैं कि एक बच्चा एबनॉर्मल है, हम दूसरे की प्लानिंग करते हैं, अच्छा हो जाएगा, तो क्या इसके चांसेस है कि दूसरे बच्चे को हो सकता है या फिर वो ठीक हो? इफ इन केस अगर होने के चांसेस हैं, वो बच्चा भी एबनॉर्मल होता है, तो उसको नॉर्मल करने के लिए क्या दवाई वगैरह से करेक्ट हो सकता है? देखिए, कई पूरी मेडिसिन में, खाली जेनेटिक डिजीजेस में नहीं, पूरी मेडिसिन में हर चीज का ट्रीटमेंट पूरा नहीं होता, मैनेजमेंट होता है। जैसा डायबिटीज है जी, तो आप दवाई ले रहे हैं इंसुलिन को बढ़ाने, या आप इंसुलिन ले रहे हैं तो उसका इलाज तो नहीं कर रहे, ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, आप मैनेज कर रहे हैं। आपकी हार्ट की नसें ब्लॉक हो गई जी, तो आप उसको काट के दूसरा वेसल लगा रहे हैं, CABG जिसको बोलते हैं कोरोनरी बाईपास सर्जरी। जी, तो बाईपास सर्जरी इलाज नहीं है उस प्रॉब्लम का, लेकिन इट्स मैनेजिंग, इट्स हेल्पिंग यू लिव अ नॉर्मल लाइफ। तो मैनेजमेंट होता है। अच्छा, कई बीमारियों का अब जो जीन में प्रॉब्लम है उसके बदले में अच्छा जीन लगाने की टेक्निक आ गई है। ओके, उसको क्रिस्पर कैस कहते हैं, लेकिन इसके अभी कई इश्यूज हैं। एक तो रिसर्च चल रहा है, दूसरे ये जीन की बदली कहाँ करें, अगर खून में है तो खून में ही करें या दूसरे सेल्स में भी करें, ओके, मसल में है तो मसल में करें या क्या, तो वो डिलीवरी कहाँ डिलीवर करें, वो भी अब हमको एक जीन नहीं करके उसकी डिलीवरी के बारे में सोच रहे हैं कि लोगों की मदद कैसे करें जी, हम अभी कॉस्मेटिक डिजाइनर बेबीज के तह तक पहुंचे ही नहीं है। लेकिन उस बारे में बहुत चर्चा आती है गूगल में या सोशल मीडिया पे कि ये हो रहा है ये। हाँ, तो मैंने खुद एक रिपोर्ट में देखा था कि अब लाइक ये जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है कि आप अपने बच्चे को डिजाइन करवा सकते हैं लाइक अपने हिसाब से। हाँ, तो वो क्या बोलते हैं, साइंस फिक्शन की तरह अभी सोच रहे हैं, अभी वो होने में और इम्प्लीमेंट करने में, और सरकार, हर मुल्क की सरकार क्या चाहेगी और
लोग एथिकली चाहते हैं ये करना या नहीं, ये सब सवाल उठेंगे और मुद्दे वो उठते हैं। पर ये टेक्निकली फॉर्म से तैयार होगा ना, मतलब नेचुरल तो वैसे भी नहीं रहेगा। नहीं तो वही तो देखिए, टेक्नोलॉजी जैसी एडवांस होगी लोगों की ख्वाहिशें भी बढ़ती जाएंगी। तो अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो सबको ऑफर की जानी चाहिए जी। तो अभी उसके एथिकल इश्यूज हैं और अभी वो रिसर्च के वो तह पे है कि अभी हम को उसके Ethical बारे में ज्यादा issues सोच। क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या एथिकल यही है ना कि क्या हम समझेंगे कि बड़ी आंख ही खूबसूरत है। ओके। इसका मतलब आप उन सब लोगों को नीचे दिखा रहे हैं जिनकी आंख बड़ी नहीं है, बिल्कुल, तो ये गलत बात है। ऑफ कोर्स। तो ज्योग्राफिकली, रीजनली आप लोग या कोई अगर नाक, हम सबको बोले कि स्टैंडर्ड ऊंची नाक ही रहे या रंग ऐसा रहे, तो वी आर बीइंग अनफेयर, ऑफ कोर्स, वी आर बीइंग बायस्ड। बिल्कुल। तो ये एथिक्स है कि हम क्या किसी को या हम सबकी नाक को चपटी कर दें। नहीं पॉसिबल। नहीं, पॉसिबल है, लेकिन सवाल ये है कि करना चाहिए क्या। नहीं हाँ। ना, हम सब जैसा कहते हैं ना कि पांचों उंगली अलग हैं, उसी से खूबसूरती है। हाँ बिल्कुल, डाइवर्सिटी से ही खूबसूरती है। अगर सब सेम रहें तो कुछ क्या भी है, नहीं पता। कुछ और भी नहीं हमारे पता। इंडिया में भी है कि भाई हर किसी का अलग है, फेयर हाँ। अलग है, कलर अलग वो है, सब तो कुछ सब अलग है हम है। लोगों तो का। इसीलिए हर रीजन का अलग है, हर रीजन का गुजराती का, पंजाबी का, बंगला का या केरला का, सबकी अपनी एक ब्यूटी है, सबका अपना। तो जी। इसीलिए वो एथिकल इश्यूज आते हैं, क्योंकि लोग एक स्टैंडर्ड बना लेते कि ये सही है या ये अच्छा है, और दूसरे सब वो ही चाहें, तो वो बात गलत है। गलत है तो बिल्कुल। इसीलिए एथिक्स उसमें आती। ओके। हमारा जहाँ तक कहना है एज जेनेटिसिस्ट, हमारा ये कहना है कि हम बीमारियों को एड्रेस करें, ओके, कॉस्मेटिक्स को छोड़ें। ठीक है। ओके। तो बीमारी अगर है जिससे कोई इंसान को तकलीफ हो रही है, जो सफ़र कर रहा है, जी। उसकी सफरिंग जैसा मेडिकली दूर कर रहे हैं, जिसको हार्ट के वाल्व में प्रॉब्लम है, वाल्व रिप्लेस कर रहे हैं ना, जिसको नी प्रॉब्लम है, उनका नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। तो वैसी कैन वी डू जीन रिप्लेसमेंट फॉर दोज जिसको उससे बीमारी है, उसके भी तो इशू हो सकते हैं मैम कि अगर आप चेंज कर रहे हैं तो फिर बहुत लाइक आसपास कोई बीमारी हो सकती होगी उसके बाद। हाँ, तो इसीलिए तो देख रहे हैं ना डिलीवरी पॉइंट। अगर मसल में प्रॉब्लम है और हम मसल में ही दे तो मसल ठीक करे, ठीक है, लेकिन ये मसल कहाँ होगा? मसल हमारे हार्ट का भी मसल है, हर जगह हाथ का भी मसल है, बिल्कुल। पाँव का भी, तो कहाँ देंगे? बिल्कुल। तो डिलीवरी इज द प्रॉब्लम। और अगर हम सिस्टमिकली दें तो क्या इट विल कॉज प्रॉब्लम्स इन हमारे स्टमक में, कुछ मसल हार्ड हो जाए खाना, या ईसोफेगस का मसल के खाना उतरे ना, तो वही तो है कि कोई साइड इफेक्ट ऐसे ना हो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। तो इसीलिए तो रिसर्च होता है जी, सेफ्टी के लिए, देखने के लिए कि सेफ है या नहीं। ओके। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ, जेनेटिक्स के लिए जब लोग जाते हैं टेस्ट कराने के लिए, इसका एक्चुअल कॉस्ट कितना होता है? हर टेस्ट का अलग कॉस्ट होता है। ओके। तो जब मुझसे लोग ब्लैंकेट सवाल करते हैं कि जेनेटिक टेस्ट का क्या वो होता है, कई अस्पताल ज़्यादा लेते हैं, कहीं कम लेते हैं, हमसे कम लेते होंगे या हमसे बहुत ज़्यादा लेते होंगे। ओके। लेकिन अगर आप एक गवर्नमेंट सेटअप में जाएं, जैसा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है बोवनपल्ली में, वहाँ सारे डिस्ट्रिक्ट से लोग आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं इससे, बट दे कैन नॉट अफोर्ड। तो वहाँ के आप देखेंगे कि खाली 10 to 12% लोगों के पास जेनेटिक टेस्ट होगा। ओके। तो इसके बारे में कि ये हर आदमी और औरत और हर लेवल ऑफ सोशल इकोनॉमिक ग्रुप को वो पहुंचे, उसके लिए गवर्नमेंट्स को थोड़ा साथ देना पड़ेगा। गवर्नमेंट शुड सपोर्ट थोड़ा सा, जैसा कि कई बीमारियों को आरोग्यश्री से, हमारे पास आरोग्यश्री है, दूसरे स्टेट्स में दूसरा जो भी सिस्टम है उसमें ये टेस्ट इंक्लूड होने चाहिए। अपने कंट्री के लिए एक प्लान, एक रोड मैप बना के चलना चाहिए। और इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा जेनेटिक काउंसलर्स को ट्रेन करना चाहती हूँ हर स्टेट में, ताकि वो उनकी भाषा में लोगों को समझा सके। सो
आज हमने बहुत अच्छे कन्वर्सेशन पे बात की, जो कि स्पेशली वीमेन को तो ज़रूर सुननी चाहिए और सबको ही पता करना चाहिए कि जेनेटिक होता क्या है। और हमने मैम से पूछा जिनका खुद का 38 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, स्पेशली कि किस तरह जेनेटिक्स वर्क करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किस तरह रिकवर कर सकते हैं चीज़ों को। सो आई विश कि आपको हमारे इंटरव्यू बहुत बहुत पसंद आएगा, बहुत जो हमने आपको देने की कोशिश की है। टिल देन अगर आपको नेक्स्ट टाइम ऐसे कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करनी है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम फिर से इस टॉपिक पे बातचीत करेंगे मैम के साथ। थैंक यू थैंक यू सो मच मैम।